हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम पॉलीमर के शॉर्ट नोट्स रिवीजन और साथ ही में उसका फार्मूलेस को रिवाइज करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स कब बनाना है? शॉर्ट नोट जब आप फुल लेंथ नोट्स बना ली, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के, उसके बाद आप एक दो बार रिवीजन कर ली, उसके बाद आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। जब आप दूसरी बार तीसरी बार रिवीजन करेंगे तब आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में वो सब चीज़ें कवर करने जो जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, मतलब जितने फार्मूले या जितने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सब आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। तो आज के शॉर्ट नोट्स में मैं आपको पॉलीमर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर में फर्स्ट फार्मूला होता है नंबर एवरेज मोलर मास। तो नंबर एवरेज मोलर मास का फार्मूला क्या होता है? नंबर एवरेज मोलर मास का फार्मूला ये होता है, यदि आपको तीन तीन मोनोमर दिए होंगे तो उस टाइप का फार्मूला क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड लिखेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। इस टाइप से आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये क्या बता रहे हैं? ये फार्मूला ही बता रहा है कि जितने आपको मॉलिक्यूल दे रहे हैं उसका जो नंबर्स होंगे और मोनोमर होंगे उसको मल्टीप्लाई करके अपॉन में जितने मोनोमर्स होंगे उसको प्लस करके आपको डिवाइड करना है। तो इस टाइप से उसका फार्मूला बनता है। तो इसका मतलब क्या होगा? टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ मैक्सिमम यूनिट। और यदि एक्सटेंट ऑफ पॉलीमर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मोनोमर के वेट अपॉन 1 माइनस एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे पी क्या है? एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन है। आपको एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन दिया हो तो फिर भी आप नंबर ऑफ एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं। और इसको किस किस मेथड से डिटर्मिनेशन करेंगे? पहला हो जाता है ओस्मोमेट्री, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ओस्मोमेट्री से क्वेश्चन मतलब उसमेट्री ही दिया गया है नंबर एवरेज मोलर मास। तो और अदर और भी होते हैं मेथड्स, ये होते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एब्लोमेट्री एंड ग्रुप एनालिसिस। तो ये सब क्या है? उसके डिटर्मिनेशन के मेथड्स है। तो इससे क्वेश्चन आज उससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा रखते हैं वेट एवरेज मोलर मास। तो इसको वेट एवरेज का मोलर मास का सूत्र होता है ये, और एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे एम एन क्या है? नंबर एवरेज मोलर मास हो जाएगा। और यदि आपको गिवन फ्रैक्शन में दिया है या फिर मोलर मास किस में दिया है? फ्रैक्शन में दिया है, तो आपको ये वाला फार्मूला उस पर लगाना है। अब अगला देखते हैं मेथड ऑफ इसका डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा? लाइट स्कैटरिंग फोटोमेट्री। उसको देखेंगे जेड एवरेज मोलर मास। उसको क्या आता है? जेड एवरेज मोलर मास। जेड एवरेज मोलर मास का सूत्र होता है ये, और मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको देखते हैं विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास का फार्मूला होता है ये, और उसका अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.521 हो जाएगा। इसका मेथड होता है विस्कोमेट्री। तो आपको इस टाइप से दिया एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मतलब चार इधर आपको वेट दे दिए थे, नंबर एवरेज मास, मोलर एवरेज मास, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास इस टाइप से दिया था, और उसके आपको कहीं जोड़ी मिलान करने आया था मेथड डिटर्मिनेशन मेथड से। अगला देखते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो इससे जो पिछले साल इससे पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स के क्वेश्चन आया था पीडीआई से, पिछले कुछ सालों में आ चुका है इससे क्वेश्चन। पीडीआई क्या होता है? वेट एवरेज मॉलिकुलर मास अपॉन नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास का जो डिवाइड करेंगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा, वही क्या होगा? पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। इसको इस फार्मूले से भी निकाल के इसको अगर डिवाइड करें क्या आएगा? ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन सीधा सीधा आ चुका है ये वाला फार्मूला से। और मेथड क्या होता है? जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी से पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स निकाला जाता है। यदि आपको एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन के रिस्पेक्ट में पूछा है तो पीडीआई क्या हो जाएगा? 1+P। और होमोजेनस सैंपल के लिए क्या होता है? होमोजेनस सैंपल को मोनोडिस्पर्स भी बोलते हैं,
तो उसके लिए एम जेड इक्वल टू एम डब्ल्यू इक्वल टू एम एन होता है। और इसका ग्राफ देखेंगे तो इस टाइप से आता है, एक ही लाइन यहाँ पे प्राप्त होगा, एक ही क्योंकि शार्प पिक प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखा भी है नैरोअर पतला पिक प्राप्त होगा, जबकि हेट्रोजीनियस जो कि सैंपल होगा क्या होगा, पॉली डिस्पर्स होगा। और इसके लिए एम जेड एम डब्ल्यू एम विस्कोसिटी और एम नंबर ऑफ कमांड क्या होगा, अलग होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, एम जेड, जेड एवरेज मोलर मास ज्यादा होगा, उसके बाद वेट एवरेज मोलर मास, उसके बाद विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, तो लास्ट में सबसे कम कौन होगा, नंबर एवरेज मोलर मास। तो ये होता है इसका, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं मेथड से, देखेंगे क्या देखेंगे मेथड, इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो पहला मेथड हो जाएगा ओस्मोमेट्री। ओस्मोमेट्री क्या निकालते हैं अपन लोग, नंबर एवरेज मोलर मास। ओस्मोमेट्रिक प्रेशर को दर्शाते हैं पाई से, और रिड्यूस ओस्मोमेट्रिक प्रेशर को दर्शाते हैं पाई अपॉन सी से। तो पाई अपॉन सी का ये होता है फार्मूला हो जाता है इस मेथड का, और पाई अपॉन सी इक्वल टू क्या होता है, आर टी अपॉन एम वन प्लस बी सी। तो यहाँ पे देखो इस वाले अगर ग्राफ खींचेंगे तो इसके और सी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये वाला क्या होगा अपना इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट देखो आर टी अपॉन एम एन है, तो एम एन का मान इससे हम लोग निकाल सकते हैं यदि हमको इंटरसेप्ट पता चल जाएगा तो ये वाला से आपको भी निकाल सकते हैं नंबर एवरेज मोलर मास। दूसरा हो जाता है विस्कोसिटी मेथड। दूसरा क्या हो जाता है विस्कोसिटी मेथड। यहाँ पे एन क्या है, एन है सॉल्यूशन का विस्कोसिटी है, और एन जीरो क्या है, सॉल्वेंट विस्कोसिटी है। तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का विस्कोसिटी अपॉन सॉल्वेंट्स का विस्कोसिटी। और उसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक विस्कोसिटी। इसमें अगर रिलेटिव विस्कोसिटी में एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक विस्कोसिटी आ जाएगा। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या होता है, यदि स्पेसिफिक विस्कोसिटी को अगर कंसंट्रेशन से भाग दे जाएंगे क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी आ जाएगा। और उसके बाद इंटरेस्टिंग विस्कोसिटी क्या होता है, या फिर इसको लिमिटिंग विस्कोसिटी नंबर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यदि लिमिट C0 लगा दें उसमें रिड्यूस्ड विस्कोसिटी में, उनको क्या मिला जाएगा, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो ये वाला होता है कुन-माल हॉकिंग इक्वेशन। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये वाला एकदम क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए वाला इक्वेशन। ये क्या है, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, 0.5 से 1 तक बीच होता है इसका वैल्यू। ये होता है डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे करता है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे। तो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट और टेम्परेचर। जबकि अल्फा डिपेंड करता है मैक्रोमॉलिक्यूल, ज्योमेट्री एंड शेप पे, ज्योमेट्री। और देखते हैं एन क्या करता है, एन जो कि टेम्परेचर डिपेंड होता है। और ये वाला इक्वेशन कहाँ से, ये वाला इसमें अगर लॉग ले लेंगे इस वाले में तो ये वाला आता है। तो और इसमें लॉग इंटेंसिटी विस्कोसिटी एंड लॉग मोलर मास के बीच ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से लॉग के का मान और अल्फा का मान हम निकाल सकते हैं। अल्फा का मान और के का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमको, और इंटेंसिटी में इसको ठीक मान रखेंगे तो हमको एम प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं लाइट स्कैटरिंग फोटोमेट्री। तो लाइट स्कैटरिंग फोटोमेट्री उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओस्मोमेट्री एंड इंट्रिंसिक विस्कोसिटी वाला मेथड, मतलब विस्कोसिटी मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपको इसको पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला उसका सीधा फार्मूला हो जाता है, ये वाला आपको पढ़ना है, ये वाला आपको याद रखना, क्योंकि इसी से आप लोग क्या निकाल सकते हो, वेट एवरेज मोलर मास निकाल सकते हो। तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो इसी से आ सकता है। तो ये आपको ज़्यादा स्किप करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसको भी पढ़ के जाना है। उसको देखते हैं कुछ फार्मूले जिससे इससे क्वेश्चन बनते हैं। गेट में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, नेट में कम आया है लेकिन कम बार आया। पहला होता है काउंटर लेंथ, मैक्सिमम पॉसिबल एंड टू एंड डिस्टेंस। इसको मैक्सिमम पॉसिबल एंड टू एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है ये, एन क्या है, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट है, यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ ईच मोनोमर। जब सभी फार्मूला में यही होगा। अब देखते हैं रूट मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस। तो रूट मीन स्क्वायर एंड टू एंड रूट एन मल्टीप्लाई एल हो जाएगा। तो एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, और एल क्या है, लेंथ ऑफ ईच मोनोमर यूनिट है। अब देखते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन का क्वेश्चन गेट में बहुत बार आ चुका है और नेट में भी आने के चांसेस है। तो रेट ऑफ जाइरेशन क्या हो जाएगा, आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर लेंथ अपॉन रूट 6 हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर लेंथ क्या होता है, रूट एन डॉट एल होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन रूट 6 क्या हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग विस्कोसिटी किसकी बात होती है, रेडियस ऑफ जाइरेशन के पावर क्यू के पावर 3 के अनुक्रमानुपात होते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मीन एंड टू एंड डिस्टेंस क्या होता है, मीन एंड टू एंड डिस्टेंस ये होता है रूट अपॉन 8/3 पाई, और ये आर एम एस का रूट एल एन डॉट एल हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होता है ये रूट 2/3 रूट एन
डॉट एल हो जाता है। तो RMS और मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस और सॉरी मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस और रूट मीन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और मीन एंड टू एंड डिस्टेंस क्या होगा, तीनों में अगर अनुपातिक देखें तो ये टाइप का आ जाएगा। अब देखते हैं तीनों में से सबसे ज्यादा कौन, इसमें आपको रिलेशन पूछ सकता है कि आर काउंटर कौन सा वाला लेंथ ज्यादा होता है। काउंटर लेंथ सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आता है, काउंटर लेंथ का, उसके बाद ग्रुप मीन स्क्वायर लेंथ का आता है, उसके बाद मीन एंड टू एंड डिस्टेंस का आता है, उसके बाद लास्ट में किसका आता है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस आता है। तो आपको पूछ सकता है कौन सा वाला डिस्टेंस बड़ा होता है। अब देखते हैं काइनेटिक चेन लेंथ। तो काइनेटिक चेन लेंथ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है CSR नेट में, चांसेस हैं आगे भी पूछ सकते हैं आपको। उस क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रोपगेशन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ इनिशिएशन और हाई कमांड दिया हुआ था। तो आपको क्या करना है, इसका सीधा फार्मूला मार लेते हैं। तो ये वाला होता है काइनेटिक चेन का मान। तो काइनेटिक चेन लेंथ क्या होता है, रेट ऑफ प्रोपगेशन और रेट ऑफ इनिशिएशन। रेट ऑफ इनिशिएशन क्या हो जाएगा, कि इनिशिएशन का रेट कांस्टेंट और इनिशिएटर का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक चेन लेंथ। तो इससे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अब देखते हैं वेरिएंस इन मास। तो वेरिएंस इन मास क्या होता है, ये दोनों फार्मूला होते हैं, आपको किसी एक को याद रखना। तो ये वाला फार्मूला थोड़ा इजी है। तो mn कोष्टक में mw माइनस mn का डिफरेंस, तो ये क्या हो वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा। और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में रिलेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट वेरिएंस होता है। आपको यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर पूछे और आपको एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन और के का मान दिए हैं, तो आप इसका मान निकाल कर मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर निकाल सकते हैं। मास फ्रैक्शन निकालना है पॉलीमर को, तो क्या हो जाएगा, यदि आपको के और एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन को दिया है तो आप इससे निकाल सकते हैं। अब अगला देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से पिछले कुछ 3-4 साल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन आने के बहुत आसान। इस बार के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया था, क्योंकि बहुत इसी फार्मूला से एकदम इजी क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था। तो देखो ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मोनोमर वेट होता है ये, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन किससे आता है, कंसंट्रेशन के टर्म में क्या होता है, ये A0/80 क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। A0/80 क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये होता है nth ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। nth ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा तो मैं एक बार इसको लिखता हूँ। ये क्या है, n-1 KT A0n-1 प्लस 1 है, ये वाला है, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो ये वाला हो जाता है इसका फार्मूला। तो सेम इसी फार्मूले से इस बार भी सीधा क्वेश्चन आए हैं। वहां पे आपको ऑर्डर रेट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो सीधा ये nth ऑर्डर के लिए है, ये वाला फार्मूला, ये वाला रिएक्शन आप लोग याद कर लिए, तो आप सीधा एग्जाम में 4 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस बार क्वेश्चन क्या आया था, सीधा उसमें ऑर्डर दिया था 2 या फिर 3, उसमें क्या था, सीधा मार्क ऑर्डर उसमें तो दिया था 3, यहाँ पे n की जगह 3 रहता है, सीधा यहाँ पे वही वाला एक्सप्रेशन वहाँ पे लिखा हुआ था। तो सीधा इससे क्वेश्चन बनता है। और पिछले कुछ साल में फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर डिकम्पोज या कंफ्यूजन से भी क्वेश्चन आया है। इसी को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन आया तो ये वाला होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन में रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन का होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन -1 अपॉन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इससे पिछले कुछ साल में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे भी। तो ये क्या हो जाता है, एमपी हो जाता है। लास्ट फॉर्मूला देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीक क्या होता है, P = K-1 अपॉन K। क्या है, ये आपको वैल्यू दिया रहता है एग्जाम में, एवरेज वैल्यू ऑफ लीक। तो इस प्रकार से इन्हीं फार्मूले से इस बार मतलब जो आएगा क्वेश्चन उसी इन्हीं फार्मूले से होगा, क्योंकि यही फार्मूले से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आगे यही चांसेस रहेगा कि इससे ही क्वेश्चन आए, तो आपको ये वाले फार्मूले सारे याद होने चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। तो इसी तरह और वीडियो मेरे चैनल पे आएंगे जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स, क्वांटम, ग्रुप थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स की शॉर्ट नोट्स के वीडियोस बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।